Hello, my dear friend. This is Grish Rawat and you are watching your channel मार्गदर्शन क्लासेस। तो देखिए, इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए एक और चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद में जब आप पढ़ेंगे लगातार सीरीज़ बाई सीरीज़, तो कोई भी आपको डाउट 1% भी नहीं आएगा दोस्तों। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा लेक्चर दोस्तों आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। लाइक करते रहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले दोस्तों जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो सबके यहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर कि बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो इन्वर्टर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब लाइट चली जाती है तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है इन्वर्टर्स के अंदर। और वो जो केमिकल एनर्जी है वो तुरंत किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपके घर में कभी लाइट गई होगी तो आपने देखा होगा कि अचानक लाइट गई और जाने के बाद तुरंत आ गई, है ना। तो उसमें होता है क्या है कि जो केमिकल एनर्जी होती है जो सेल की, वो किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दोबारा से इसे किससे चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दोबारा से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ऐसा क्या होता है इनके बीच में कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो जाती है। तो इनके बीच में होता है दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये टर्म आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। देखिए ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, रिडक्शन रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तो पहले एक एक करके इसको समझेंगे। वैसे हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, पर थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर कि रिडक्शन क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिडक्शन कमी आ जाना, ठीक है ना। कमी आ जाना, कमी किस तरह से आ जाना, जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज हो जाना। किसका डिक्रीज हो जाना, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज हो जाना और नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज हो जाना। फॉर एग्जांपल आप देखें कि यहाँ पर अगर Ag पॉजिटिव है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो जो Ag पॉजिटिव है वो किस में हो जाएगा, आपका Ag में। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से 1 से 0 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कॉपर आयंस हैं ये Cu2 पॉजिटिव, तो ये कॉपर आयंस हैं। जब आयनिक फॉर्म में होंगे तो ये एक्वस नीचे लिखा होगा। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर ये आयनिक फॉर्म में लिखी हुई होती है इक्वेशन तो एक्वस नीचे लिखा रहता है। और अगर यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको कट कर देंगे तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज कितना था, +2 था। यहाँ पर चार्ज कितना था, 0। तो आप देख सकते हैं इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। उसका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन। ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ चलते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आधा ऑक्सीडेशन होगा तो आधा रिडक्शन भी होगा। तो ऑक्सीडेशन इसका जस्ट अपोजिट है। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना और नेगेटिव चार्ज का घट जाना। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे किस तरह से बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि जिंक है ना। जिंक की कोई रॉड है और जो जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, क्या कर देती है, दो इलेक्ट्रॉन लूज। तो जब ये लूज करेगी तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 0 से चार्ज कितना हो गया, +2 हो गया। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो बहुत इजी सी डेफिनेशन, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। या तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो जाए या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इजीली क्लियर हो रहा होगा आपको क्या टर्म्स होते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए इसमें जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इनको हम गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टेक सेल भी कह देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप हैं, ठीक है। इसको गैल्वेनिक इसलिए कहते हैं, एक साइंटिस्ट था, है ना, गैल्वेनिक नाम था उसका, वोल्टेक नाम था। दोनों ने अपने अपने नाम के ऊपर सेल्स फॉर्म किए थे।
तो हम यहाँ पर जानेंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही टाइप हैं दोनों के दोनों, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं पर गैल्वेनिक आ जाए या वोल्टेक आ जाए, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं क्या। तो सेल क्या होता है आप देखते, मैंने अभी आपको बताया था कि सेल एक डिवाइस होता है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं इसमें क्या होता है, सेल एक ऐसा डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये किस टाइप के सेल होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। कब कन्वर्ट करेंगे, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है स्पॉन्टेनियस को समझिए कि लगातार होंगे, अपने आप होंगे, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं या हल्का सा उनको इनिशिएट करने की ज़रूरत होती है, और वो तब तक प्रोसीड करते रहेंगे फिर जब तक कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाते। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर इसकी वर्किंग पे भी हम बात करेंगे। कि ये देखिए हमारे पास में दो कंटेनर हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, दो कंटेनर हैं। इस वाले कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस वाले सॉल्यूशन में कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसमें जिंक सल्फेट का और इसमें कॉपर सल्फेट का। जिसका सॉल्यूशन होता है हमेशा रॉड भी उसी की डाली जाती है ना। ऐसा रीज़न क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक की रॉड डाल दूंगा तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो हमेशा याद रखना है कि जिसका ये सॉल्यूशन होता है उसी की क्या डाली जाती है, रॉड भी डाली जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या डाली, जिंक की रॉड डाली, और यहाँ पर किसकी रॉड डालेंगे, कॉपर की रॉड डालेंगे, है ना। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों आपने डाल दिए। अब ये यहाँ पर देखिए कि इसको क्या मानेंगे, ये लेफ़्ट साइड कंटेनर है, ये राइट साइड कंटेनर है, ये लेफ़्ट में है, ये राइट में है। दोनों सॉल्यूशनों की मोलैरिटी जो है वो 1 है, क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट में ये जो लेफ़्ट कंटेनर है यहाँ पर हमने लॉन लिया। क्या लिया दोस्तों, लॉन। अब लॉन किस तरह से लेते हैं, यहाँ पर देखिए लॉन का क्या मतलब है कि देखिए एल का मतलब है लेफ़्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन। लेफ़्ट में जो कंटेनर होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसका जस्ट अपोजिट होगा आपका राइट, रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। ठीक है, राइट में हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड होगा वो, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इसकी आप कंस्ट्रक्शन देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। कि जिंक है, जब जिंक रॉड को हमने इसमें डाला तो ऑक्सीडेशन अगर हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। तो जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए, और लूज किए तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। ठीक है, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन से चार्ज को एक्वायर कर लिया, +2 चार्ज को। उसी तरीके से यहाँ पर जो राइट कंटेनर है उसमें रिडक्शन होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से गए, तो ये कॉपर ने क्या किया, इनको एक्सेप्ट कर लिया इसके इलेक्ट्रॉन को, तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो टर्म्स हैं वो एक साथ चलते हैं। इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ, इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ, और इसको कहते हैं हम रिडक्शन हाफ। एक ऑक्सीडेशन हाफ है और ये वाला है आपका रिडक्शन हाफ, और ये दोनों जो रिएक्शन मिलके बनाती हैं इनको कहते हैं हम रेडॉक्स कपल, है ना। इसको क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स कपल कहते हैं। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब होता क्या है इस फिनोमिना में कि ये देखिए, ये जो जिंक की रॉड है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये इस जगह पर लगातार डिजॉल्व होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करती चली जाएगी, ये यहाँ पर घुलती चली जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। जब देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है।
भाई इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? जिंक लूज कर रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है तो इसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? जिंक से कॉपर तक, ये डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर पे, ठीक है। तो ये वाली जो रॉड है वो धीरे 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 पतली होती चली जाएगी, और ये वाली जो रॉड है वो धीरे 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 थिक होती चली जाएगी। और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है। कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से कॉपर की तरफ है, तो करंट का फ्लो कैसे हो जाएगा? कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए अब बात आती है, ये तो हमने रिएक्शन लिखा कि जो गैल्वेनिक सेल है उसका रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह से करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में कई बार पूछने के लिए आ जाता है कि आपको 2 सेल दे दिए जाएंगे और उनको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के टर्म्स में। तो देखिए जिंक किस में चेंज हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो जिंक Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है। ये वाला जो चैम्बर है ये एनोडिक चैम्बर है एनोड का। कॉपर Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो गया? कॉपर में। ये कैथोडिक है, क्लियर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो डबल ये जो लगा हुआ है ये इसको कहते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अब तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। आप किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करेंगे। एक तरफ आप क्या रखेंगे? लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन आपको रखेंगे और राइट साइड में हमेशा रिडक्शन आपको रखेंगे, क्लियर है। अब बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन के बारे में। आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये इन्वर्टेड यू, उल्टा यू दिख रहा है ना आपको, ये इन्वर्टेड यू, ये इस तरह से सॉल्यूशन में डाला जाता है। ये दोनों सॉल्यूशनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। यहाँ पर ये देखिए, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसके अंदर सेमी सॉलिड पेस्ट भरा हुआ है। सेमी सॉलिड पेस्ट किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं KCl, KNO3, AgNO3, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सी फॉर्म में है? मॉइस्ट फॉर्म में है। मॉइस्ट आप जानते हैं, मॉइस्ट का मतलब थोड़ा गीला है, मॉइस्ट कर रखा है। क्योंकि देखिए अगर नमक सॉलिड स्टेट में है और आप उसमें से करंट पास करेंगे तो कभी वो टूटेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है? मॉइस्ट किया जाता है। और मॉइस्ट में क्या मिलाया जाता है? उसमें अगर अगर जेली को मिला दिया जाता है। तो अगर अगर जेली क्या करती है? उसको गिलेटिन भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इसका मतलब आप समझिए कि इनर्ट है। इनर्ट का मतलब कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, याद रखना इस चीज़ को। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पे KCl, NH4Cl और KNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये आपके बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछने के लिए आ चुका है, इसलिए आपको फोकस करना पड़ेगा। कि देखिए बताइए इसके जो सॉल्ट ब्रिज है, जो इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप है जिसमें सेमी सॉलिड पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है ना, उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि दोनों तरफ ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जहाँ पर जो साइन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करता है। जहाँ पर जिस साइन की ज़रूरत है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को सेंड करेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव को सेंड करेगा। जैसे किस तरह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को लाने की कोशिश करता है यहाँ पर, कि देखिए यहाँ पर जब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो Cl इसके साथ में कंबाइन हो जाता है और यहाँ पर K पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ नेगेटिव आएगा और इस तरफ हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये कंप्लीट करता है दोनों सर्किट्स को। दोनों सर्किट को अगर कोई चीज़ कंप्लीट करती है तो वो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है, जिससे किस तरह से कि इसमें करंट का जो फ्लो है वो बना रहता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, इसका जो EMF होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये 1-2 बार बोर्ड में 1 नंबर में पूछने के लिए आ सकता है कि जो सेल का जो EMF है वो कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं उनका जो EMF है वो 1.1 वोल्ट होता है। इसमें 3 कंडीशन बनती हैं,
पहली कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए कि आपके पास सेल तो है ही, उस सेल से हमने एक एक्सटर्नल सोर्स, जैसे मान लीजिए आपने टीवी, फ्रिज, मोबाइल कुछ भी कनेक्ट कर दिया, आपके पास जो सेल बैटरी जो थी वो मतलब उसका जो ईएमएफ था, उसकी जो पोटेंशियल था वो कितने वोल्ट था, 1.1 वोल्ट था। और उसमें 3 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन ये आएगी कि आपने एक एक्सटर्नल सोर्स उससे कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट से कम था, है ना, 1.1 वोल्ट से क्या था, कम था। तो अगर कम होगा तो इसमें ये जो कंडीशन है, देखो क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पर कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो हमेशा जिंक से कॉपर की ओर होगा, जिंक से कॉपर की ओर होगा। और जो करंट का जो फ्लो होगा वो हमेशा कॉपर से जिंक की ओर होगा, हमेशा याद रखना है आपको, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो जिंक डिजॉल्व हो जाएगी, जिंक डिजॉल्व हो जाएगा एनोड पर और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी कंडीशन बनती है कि जो एक्सटर्नल सोर्स आप लगा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं सेल के साथ में, उसका ईएमएफ भी कितना है, 1.10 वोल्ट है। कितना ईएमएफ है, 1.10 वोल्ट है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो एक चीज़ बताइए फिर क्या रिएक्शन होगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, जितना है उसके पास उतना ही वो ले रहा है, तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा किसी भी तरीके से। ये आपको देखना है कि अगर दोनों बराबर हैं तो नो केमिकल रिएक्शन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर्ड में पूछने के लिए आ सकते हैं, या डायग्रामेटिकली भी आपको पूछने के लिए भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा केस ये बनता है कि ये मान लीजिए कि अगर जो एक्सटर्नल सोर्स है वो 1.1 से ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में हमेशा याद रखना कि सोर्स अगर ज़्यादा वोल्टेज रखता है कनेक्टर से जिससे वो कनेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है। ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ पर ये देखिए, राइट साइड में जो जिंक है वो कैथोड की तरह काम करने लग जाएगा, और ये जो होगा आपका जो लेफ्ट साइड में ये कैथोड की तरह काम करने लग जाएगा, और राइट साइड में ये एनोड की तरह काम करने लग जाएगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो किससे किसकी तरफ होगा, वो कॉपर से किसकी तरफ होगा, जिंक की तरफ होगा। ठीक है, ये कॉपर है, कॉपर से जिंक की तरफ होगा। और जो करंट का जो फ्लो होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की ओर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत बेसिक पॉइंट आज मैंने क्लियर किए हैं। धीरे धीरे इसी तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप कृपया इसी तरीके से सहयोग करते रहें, साथ देते रहें, और ज़रूर कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं चैनल से। फिर मैं आगे और भी आपके साथ मेहनत करूँगा। सॉल्यूशंस के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं एक एक दो दो करके आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। अभी नेट की थोड़ी दिक्कत है, तो इसी तरीके से सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।